Hello students, I welcome you all to your channel that is Step by Step Study. This is part 3 of the chapter number 2 Is Matter Around Us Pure? So let's start with the chapter. So अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर क्या होते हैं। प्योर में भी हमारे साइंटिस्ट ने प्योर को किस उसने क्लासीफाई करा था। हमारे साइंटिस्ट ने प्योर को क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और इम्प्योर को क्लासीफाई किया था मिक्सचर्स में, राइट। अब प्योर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब हमारी डेफिनेशन में प्योर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें अडल्ट्रेशन ना हुई हो, लेकिन साइंटिस्ट की डेफिनेशन होती है जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हुआ हो, दैट इज नोन एज प्योर। पार्टिकल्स मतलब या तो वो एटम्स हो सकते हैं, सिमिलर एटम्स, या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, या फिर सिमिलर आयन से बना हुआ हो। आयन्स क्या होते हैं? एटम्स जिन पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए करते हैं। अब बीच में हमने क्या क्या रिवाइज किया था कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा किससे मिलके बना होता है? एटम से, ठीक है। तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, मतलब जब हम एलिमेंट को ब्रेक करेंगे तो हमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर। जब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हमें हाइड्रोजन के ही एटम्स उसमें मिलेंगे, हीलियम में हमें हीलियम के ही एटम्स मिलेंगे, गोल्ड में हमें गोल्ड के ही एटम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें उसमें सिल्वर के एटम्स मिले या कॉपर के एटम्स मिल गए कुछ, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हम गोल्ड को देखेंगे तो उसमें सारे के सारे एटम्स, सारे के सारे सब्सटेंस उसमें क्या का होगा? गोल्ड का होगा। अब कंपाउंड की बात आई। व्हाट आर कंपाउंड? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ में इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास क्या है? ये मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखना, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये मास से फिक्स प्रोपोर्शन में किस तरीके से आपके आपके क्या होते हैं, ये जॉइंट होते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं। दीज आर नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है आपका? वाटर। अब हमने करा था, हम जो मिल्क लेके गए थे साइंटिस्ट के पास में, प्योर मिल्क, जिसे हम प्योर मिल्क बोल रहे थे कि ये प्योर मिल्क है, राइट। तो वो साइंटिस्ट ने कहा नो दिस इज इम्प्योर। क्यों बोला था साइंटिस्ट ने कि वो मिल्क इम्प्योर है? क्योंकि उस मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, फैट्स भी थे, प्रोटीन्स भी थे, वाटर भी था, राइट, और बहुत सारे अलग सब्सटेंसेस भी। लेकिन अगर इस मिल्क के अंदर सिर्फ कार्बन ही होता या फिर सिर्फ वाटर होता, ठीक है, सिर्फ फैट्स होते या फिर प्रोटीन्स होता, तो ये क्या बन जाता? एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड, ऑल राइट। लेकिन अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है, इस वजह से हमने मिल्क को क्या कंसिडर करा? इम्प्योर। सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस नहीं थे, सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिल्क में नहीं थे। मिल्क को क्योंकि हम लेंगे तो उसमें कहीं कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, कहीं फैट्स, कहीं प्रोटीन्स, दैट इज वाई। कंपाउंड का एग्जाम्पल था वाटर। इसको हमने कंपाउंड क्यों करा? क्योंकि इसमें हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, ऑल राइट। हमें दो एलिमेंट्स मिलेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज नोन एज अ कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है आपका, ये आपका एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब आपके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तब बनता है। फिर आते हैं हमारा मिक्सचर।
और कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे NaCl, राइट, C6H12O6, C12H22O11। तो ये सारे क्या हैं आपके कंपाउंड के एग्जाम्पल। फिर आता है आपका मिक्सचर। जब आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं फिजिकली, उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिक्स हो, ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। अब जैसे कि सैंड को हम आपका सैंड को हम सॉल्ट में मिला दें, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इतनी ही सैंड हम सॉल्ट में मिलाएंगे। हम ज़्यादा सैंड भी मिला सकते हैं, हम थोड़ी सी सैंड मिला सकते हैं, हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कितनी भी सैंड मिला सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक उनका प्रोपोर्शन है कि इतनी ही सैंड इतने ही सॉल्ट में मिलेगी, नहीं। सो इनका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं रहता मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स में भी हमने 2 टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, पहला हेट्रोजीनियस, दूसरा होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, वो मिक्सचर जिनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा शुगर सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन हमारा यूनिफॉर्म होता है। चाहे आप ऊपर से शुगर सॉल्यूशन को ले लीजिए, चाहे बीच से सॉल्यूशन को ले लीजिए, चाहे नीचे से, उसके पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके सॉल्वेंट में। दैट इज वाई शुगर सॉल्यूशन इज अ कैसा सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन। हम उन पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हम उन पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये शुगर के पार्टिकल्स हैं और ये किसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, राइट। और एक ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट कैसा बनाता है, ट्रांसपेरेंट टाइप मिक्स सॉल्यूशन बनाता है आपका। दैट इज वाई दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। देन वी हैव हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। कंपोनेंट जो है एक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती इनके बीच में, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। आयरन फिलिंग्स ले लीजिए और सैंड ले लीजिए, अगर इन दोनों को मिक्स कर दीजिए आपको आयरन फिलिंग्स अलग दिखेंगी और सैंड अलग दिखेगी, राइट। तो ये होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप इट इज़ क्लियर यहाँ तक। फिर हम करते हैं हमारे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहला है आपका डेफिनेशन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो बना देते हैं मिक्सचर, और इसमें कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपने आयरन की फिलिंग ली और सैंड लिया, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, कोई नया कंपाउंड बना आपके पास, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना, आयरन सॉल्ट सैंड के साथ या फिर सॉल्ट के साथ मिक्स हो गया। लेकिन कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं केमिकली और एक नया ही कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं H2 और O, राइट। H2 और O ऐसा तो है नहीं 2 हाइड्रोजन के एटम आए, एक ऑक्सीजन का एटम आया, इनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई और ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया, नहीं। ये केमिकली कंबाइन होते हैं। मतलब जब हम इनमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कराएंगे H2 और O के बीच में, तब जाके ये क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इस तरीके से ये बनेगा आपका वाटर। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता, एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। कहीं मिट्टी ज़्यादा है, कहीं मिट्टी कम है, ऐसा नहीं है मिट्टी सैंड के पार्टिकल्स के साथ इवनली मिक्स हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, एक वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि इतनी ही मिट्टी इतने ही सॉल्ट के साथ आएगी या फिर इतना ही जो चीनी है आपके उतना पानी के साथ आएगी, ऐसा नहीं होता। इसका कॉम्पोजिशन, जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है वो अलग होता है, लेकिन जो कॉम्पोजिशन आपका कंपाउंड का होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल H2O, H2O हमेशा H2O ही रहेगा,
ऐसा नहीं है कि ये H2O2 बन जाए या H2O3 बन जाए, H2O5 बन जाए, ये नहीं बनेगा। हमेशा इसका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, दैट इज़ H2O। इसी उसमें H हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम जब पास में आएंगे तभी वाटर बनेगा। ऑलराइट, कंपोजिशन हमेशा इसका फिक्स रहेगा। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 2 एग्जांपल लेते हैं हम, एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, राइट। हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल है। जैसे ही मैंने अपनी कैंडल जो है वो इसके पास लेके गई जलती हुई, तो एक पॉप साउंड के साथ ये जली। और जैसे ही मैं अपनी कैंडल ऑक्सीजन के पास लेके गई, तो जो मेरी फ्लेम थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई, राइट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टन को सपोर्ट करती है। अब मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन के भी एटम्स डाल दिए और कुछ ऑक्सीजन के एटम डाल दिए। इनको सिर्फ हमने फिजिकली मिक्स करा है, अभी केमिकली मिक्स नहीं करा। तो क्या होगा, जब मैं फ्लेम लेके आऊँगी तो कहीं तो मुझे पॉप की साउंड मिलेगी और कहीं मेरा फ्लेम बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इन दोनों को केमिकली कंबाइन करा दूंगी, केमिकली कंबाइन मतलब इन दोनों के बीच में एक स्पार्क प्रोड्यूस करा दूंगी, तो क्या होगा, वाटर बनेगा। और इस वाटर की प्रॉपर्टीज ना ही हाइड्रोजन के जैसी होगी और ना ही ऑक्सीजन के जैसी होगी। इस वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। जब मैं अपना फ्लेम वाटर के पास लेके जाऊंगी तो क्या होगा, मेरा फ्लेम जो है वो बुझ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं। दे आर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सचर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। बट कंपाउंड जो है वो आपका टोटली डिफरेंट कंपाउंड बनाता है और जो सब्सटेंस बनता है उसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमने वाटर देखा, एक कंपाउंड बना तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी H2 से भी और O से भी। चौथा पॉइंट है आपका, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आराम से फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन फिलिंग्स और सैंड। आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हम आयरन को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके कंपाउंड के हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये तभी पॉसिबल होगा जब इनमें केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। अब आपने देखा, आपने मिक्सचर लिया सल्फर का और आयरन का, इसमें से आप आयरन को निकाल सकते हो मैग्नेट की हेल्प से। लेकिन यहीं पर Fe+S जब आपने केमिकली रिएक्ट करवा दिए, इनमें केमिकल रिएक्शन हो गया तो ये बन गया FeS। अब इस FeS के अंदर से अगर आप मैग्नेट लगाओगे तो इसमें से आयरन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी तरफ। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, जो नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं, राइट। आप इनके सब्सटेंस को कैसे सेपरेट कर सकते हो, इसको सेपरेट कर लोगे आप मैग्नेट से। लेकिन यहाँ पर अगर आप आयरन को मैग्नेट से सेपरेट करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी ये सेपरेट हो पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है, जैसे हम वाटर की बात कर लेते हैं अपने। अब वाटर है आपका, इट्स अ कंपाउंड, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हम वाटर को अलग और ऑक्सीजन को अलग हम कर सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीजन हो गई ये वाटर, किसी फिजिकल मेथड से, या तो इवेपोरेशन से या फिर कंडेंसेशन से या हमने विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन से ये अलग अलग हो गए। नहीं, वाटर से ऑक्सीजन कब अलग होगी, जब हम इसमें क्या करा देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर क्या है, एक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब जाके हमारी हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी, है ना।
जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये यहाँ पर यही लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। चलिए, अब मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं आपके पास, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं कॉलॉइड्स में और सस्पेंशन में, और होमोजीनियस मिक्सचर डिवाइड होता है सॉल्यूशन में। हमने जो है यहाँ तक कर लिया था, मिक्सचर पढ़ लिया था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया था और होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर और उसमें से होमोजीनियस मिक्सचर, और उसमें से भी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये हम सभी को पता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, इन विच पार्टिकल साइज जो होता है वो लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चीनी ली और पानी में घोल दिया, ठीक है, तो इट इज़ अ शुगर सॉल्यूशन। चीनी को पानी में घोल दिया तो बन गया शुगर सॉल्यूशन। अब जैसे ही चीनी पानी में घुली तो इसके पार्टिकल्स जो थे वो इतने स्मॉल थे कि उनका जो साइज़ था, इस चीनी के पार्टिकल्स का साइज़ कितना होना चाहिए, कितना था, लेस देन 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स जो हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्टरेशन। पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया और मैं चाहती हूँ कि अब फ़िल्टर कर दूँ इसको, तो ऊपर चीनी के पार्टिकल्स आ जाए, नीचे मेरे वाटर के पार्टिकल्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको फिल्टरेशन की हेल्प से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, इट डज़ नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। इसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते, ये पार्टिकल्स जो है ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम है जो कि अंधेरा है, उस रूम में यहाँ से एक होल बना हुआ है जहाँ से सनलाइट आ रही है आपकी, राइट। ये सनलाइट एंटर करी, यहाँ पर आपको पता है रूम में पार्टिकल्स होते हैं, एयर के, डस्ट के, ये सारे पार्टिकल्स। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही लाइट अंदर आई और इन पार्टिकल से टकराई तो इन्होंने क्या करा, इन पार्टिकल्स ने इस लाइट को स्कैटर कर दिया इधर से उधर से, तो जिसकी वजह से हमें ये पार्टिकल्स और हमें ये लाइट रूम से आती हुई दिखती है। इस तरीके से हम उस लाइट को देख पाते हैं। अंधेरे रूम में अगर छोटा सा होल हो तो उसमें से लाइट को हम देख पाते हैं और पार्टिकल्स भी इजीली विजिबल होते हैं। लेकिन हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ये मैं आगे बताती हूँ आपको कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का या फिर सॉल्यूशन का एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ मिक्सचर टू बी अ सॉल्यूशन। एक मिक्सचर को सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ का फॉलो करना ज़रूरी है, कुछ कंडीशंस का फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि इसको एक होमोजीनियस होना चाहिए, जो मिक्सचर है उसको होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा, पार्टिकल्स का साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना, 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1/10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इतना छोटा होता है ये पार्टिकल का साइज, 1/10⁻⁹ मीटर। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग। जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सॉल्ट जो है, सॉल्ट को पानी में मिलाया, सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट कर गया और एक नया ही कंपाउंड बना लिया, नया ही कुछ सब्सटेंस बना लिया, ऐसा नहीं है। ये आपस में तभी मिक्स हो सकते हैं जब एक दूसरे के साथ ये रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग। आई होप सॉल्यूशन क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। ये है आपका टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है आपका?
व्हेन द लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से पास होती है, इट्स पाथ कैन बी सीन, उसका पाथ हम देख पाते हैं, उस लाइट का पाथ देख पाते हैं। दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इज सेड टू शो अ टिंडल इफेक्ट, दैट सब्सटेंस इज सेड टू शो अ टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें चीनी और पानी मिला हुआ है। जैसे ही हमने यहाँ से लाइट इस पे मारी तो हमें ये नहीं दिखेगा कि लाइट यहाँ से पास होती हुई नहीं दिखेगी, लाइट का पाथ हमें नहीं दिखेगा। वहीं अगर हमने चॉक पाउडर या फिर आपने सैंड सॉल्यूशन डाला, ठीक है, सैंड को मिक्स कर दिया एकदम से, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि ये लाइट का पाथ क्या है, इस लाइट का पाथ आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ जा रही है। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड थे वो इतने बड़े थे कि उन्होंने इस बीम ऑफ लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया हर डायरेक्शन में, और स्कैटरिंग होने की वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हुआ। लेकिन शुगर के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उसने जो है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करा, दैट इज वाई इसने टिंडल इफेक्ट शो नहीं करा, बट सैंड के पार्टिकल्स ने टिंडल इफेक्ट शो करा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक ट्रू सॉल्यूशन है और ये एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन में आगे बताऊंगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये एक सस्पेंशन है। यहाँ से हमने लाइट पास करी तो आप देख सकते हो ट्रू सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखो, इसने जैसे ही कुछ सैंड या पार्टिकल्स डाले, मिक्स करा, ये देखिए ये पार्टिकल्स डाले, मिक्स करा, तो ये देखिए ये पाथ ऑफ लाइट यहाँ से हमें विजिबल हुआ, ठीक है, ये पाथ ऑफ लाइट विजिबल हुआ हमें। तो मतलब क्या है, पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर कर दिया, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या है, सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से बन के मिला है। सॉल्यूशन बनता है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अब हमने यहाँ पर पानी लिया, उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, तो इसमें बताओ सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। देखिए, सॉल्वेंट वो होता है जो चीज़ हमारी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, प्लस जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जो चीज़ हमारी डिज़ोल्व हो रही होती है और लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, सॉरी, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, ठीक है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, नॉट सॉल्वेंट। और जिसके अंदर डिज़ोल्व, जो अपने अंदर डिज़ोल्व करवा रहा होता है और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। अब आप कहोगे कि हम याद कैसे रखें इसको, तो देखिए सॉल्यूट की स्पेलिंग में कितने लेटर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉल्वेंट की स्पेलिंग में 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 वाला है वो बड़ा होता है, 6 छोटा होता है। तो आपको याद रखना है, मतलब कम पार्टिकल, जिसका जो कम हो और जो ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट हो जाता है आपका, राइट। सॉल्ट इज एग्जाम्पल है, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें बताओ सॉल्यूट कौन सा हुआ और सॉल्वेंट कौन सा हुआ। मैंने बताया सॉल्वेंट वो होता है जो कम क्वांटिटी में, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट होगा, पानी जो है वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और ये आपको पता चल गया होगा क्या होता है। अब आगे चलते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमें पता है जो पानी होता है वो अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। पानी में बहुत चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी गैसेस पानी में डिज़ोल्व होती हैं, शक्कर, नमक, चीनी, जूसेस, ये सब चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होते हैं। इसलिए हम पानी को यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अब
जो चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, जहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो वाटर है, उसको तो हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, उनको हमें किसी और चीज़ में डिज़ोल्व करना पड़ता है, जहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं कुछ और होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑलराइट, पढ़ लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए, जैसे कि सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर है नमक वाला पानी, तो इसमें सॉल्यूट क्या है हमारा, हमने पढ़ा था नमक, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, एक एक्वस सॉल्यूशन हुआ। वहीं पर अगर हमारे पास सल्फर है और सॉल्वेंट में हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, और हमारा क्या है, सॉल्यूट क्या है, सल्फर है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ हमारा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बीच में क्या फ़र्क है, सॉल्यूशन इन विच सब्सटेंस आर डिज़ोल्व इन वाटर, सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। हेयर सॉल्वेंट इज वाटर। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इज सॉल्यूबल, सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ लिया है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो फर्दर क्लासीफाई होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ऑन द बेसिस ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट कंपाउंड इन वाटर, कि जो सॉल्यूट कंपाउंड है वो वाटर में कैसे डिसएसोसिएट हो रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, उससे बनता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, वीक एसिड और वीक बेसिस हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया। आगे चलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन की तरफ। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, उनके लिए हमें कोई और मटेरियल लेना पड़ता है डिज़ोल्व करवाने के लिए, कोई और सॉल्वेंट लेना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर की जगह कुछ और हो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो solution in which solvent which is used is other than water is known as non-aqueous solution. एग्जाम्पल है हमारा सल्फर डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है जो गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है कलरलेस, जिसमें कि सल्फर हमारी डिजोल्व होती है, सल्फर पानी में डिजोल्व नहीं होती, इसीलिए ये एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं सॉल्वेंट लिया है हमने सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है वो पानी में, अल्कोहल में, ठीक है, ईथर में डिजोल्व नहीं होती। सल्फर जो है वो डिजोल्व होती है कार्बन डाइसल्फाइड में, या फिर कुछ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि बेंजीन एंड टोलुइन, उसमें ही डिजोल्व होती है। राइट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होता है। राइट, जिसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर चीज़ें डिजोल्व करता है, जिसके अंदर चीज़ें डिजोल्व होती हैं दैट इज सॉल्वेंट, और वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर सॉलिड एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, जहाँ लिक्विड सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है वो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं, और जहाँ गैस एज अ सॉल्वेंट एक्ट करती है, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये गैस है, और ऊपर से सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी सॉल्यूट डाल दो वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मतलब गैस एज अ सॉल्वेंट एक्ट करती है, तो उसे कहते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। ये भी आपके हम जो पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है आपका, बाइनरी सॉल्यूशन होता है
एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में भी जहाँ पर सॉलिड एक्ट एज द सॉल्वेंट, ये भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स। वो 9 टाइप्स कैसे बनते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपका सॉलिड सॉल्वेंट होता है, मतलब सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। दूसरा बना हमारा जहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। तीसरा है आपका जहाँ पर गैस सॉल्वेंट होता है और सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कोई भी क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है। तो ये बन गए 9 केसेस। इन्हीं केसेस के ऊपर आगे हम पढ़ लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है हमारा एलॉयज। एलॉय जो होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है आपका, 100 ग्राम गोल्ड में हमने 1 ग्राम चांदी मिला दी, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें 100 ग्राम गोल्ड क्या है, सॉल्वेंट, 10 ग्राम या 10 ग्राम चांदी क्या है आपकी, या 1 ग्राम चांदी क्या है आपकी, सॉल्यूट। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर लिक्विड को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है आपका सॉलिड और सॉल्यूट है आपका लिक्विड। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, आपका गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, अब कुछ आपकी 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी एब्जॉर्प्शन और एक होती है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ABSORBTION और एक होती है ADSORBTION, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होती है जब वो अंदर किसी चीज को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, और एक होती है जब वो चीज उसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाए, सरफेस पे आके सोखे, बस वो इतना ही, अंदर तक ना सोखे, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है गैसेज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ निकल। निकल मेटल के सरफेस के ऊपर गैस एड्जॉर्ब हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, तो इसे कहते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है आयोडीन डिजॉल्व इन अल्कोहल। लिक्विड इन लिक्विड का है वाटर इन अल्कोहल। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एरिएटेड ड्रिंक्स, जिसमें आपका पानी होता है, ठीक है, और उसमें आपकी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, जैसे CO2। एरिएटेड ड्रिंक जैसे कि आपकी कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, कैम्फर इन एयर, आपको पता है जो कपूर है वो एयर में घुल जाता है, राइट, इतना सा कपूर इतनी सारी एयर में घुलता है, तो ये होता है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल। लिक्विड इन गैस का होता है एग्जांपल क्लाउड, फॉग, मिस्ट। अब आपको पता है जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर वेपर्स एयर में जब डिसॉल्व होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। और गैस इन गैस सॉल्यूशन का आपको पता ही है, वो होता है एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो दैट इज गैस इन गैस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने चीनी डाली पानी में, मैंने 100 ml पानी ले लिया, और मैं, एक बच्चा है, ठीक है, मैं नहीं, कोई भी बच्चा है, उसने चीनी डाली, थोड़ी चीनी डाली, उसने घोल दी, और चीनी डाली, फिर घोल दी, थोड़ी सी और डाली, तीसरा चम्मच डाला, घोल दिया, चौथा चम्मच डाला, घोल दिया। लेकिन बच्चा थोड़ा सा खुराफाती है, उसने क्या करा, पूरा डिब्बा ही चीनी का डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ताकि मम्मी को पता ना चले, 1 चम्मच लिया, डिसॉल्व कर दिया, दूसरा चम्मच लिया, डिसॉल्व कर दिया,
अब जब उसने एक डिब्बा चीनी डाल दिया और वो डिज़ोल्व करे जा रहा है, उसको 1 घंटा हो गया, वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, और उसने क्या देखा, वो चीनी जो थी वो नीचे आके सरफेस पे बैठ गई है। उसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है, इससे ज़्यादा चीनी उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई टेस्टी सा फूड बना हुआ है, आपने खाना शुरू करा, आपने इतना खा लिया कि अब आपके अंदर गुंजाइश नहीं है कि आप और खा सकें। अब आप ज़रा सा भी खाएँगे तो आप वॉमिटिंग कर देंगे। तो क्या होगा कि वो जो आपका सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुका है कि अब आपको कोई एक निवाला भी देगा तो आप उसको नहीं खा पाएँगे। इसी तरीके से सॉल्यूशन का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब इससे ज़्यादा वो सॉल्यूट अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो पानी जो है वो उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है कि इससे ज़्यादा वो अपने अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड, जब वो अपने अंदर इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व ना कर पाए, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत ज़्यादा हम नमक मिला देते हैं पानी के अंदर, तो वो नमक जो है वो डिज़ोल्व ना होके नीचे लेयर पे बैठ जाता है। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर जो होती है वो होती है 200 ग्राम पर 100 ml वाटर, मतलब 100 ml वाटर में 200 ग्राम शुगर ही मिल सकती है। अगर आप सोचें कि 200 से ज़्यादा शुगर मिला दें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे सरफेस पे आके बैठ जाएगी आपके शुगर। इसी तरीके से एप्सम सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 115 ग्राम होती है, टेबल सॉल्ट की 35 ग्राम्स होती है, बेकिंग सोडा की 100 ग्राम्स होती है इन 100 ml वाटर। इससे ज़्यादा अगर आप क्वांटिटी मिलाएंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे आपके 200 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में अगर मिली होती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट लेस देन, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट लेस देन मैक्सिमम दैट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब जब सॉल्यूट जो होता है कम होता है देन अ मैक्सिमम दैट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्षमता है 100 ml, पानी की क्षमता है 200 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व करने की, लेकिन अभी हमने 100 ग्राम शुगर ही डिज़ोल्व करी है और इसमें अभी कैपेसिटी है कि 100 ग्राम शुगर और ये डिज़ोल्व कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आते हैं हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, हमने पढ़े थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता सॉल्वेंट के अंदर। अब 100 ग्राम 100 मिलीलीटर पानी है और इसमें 200 ग्राम शुगर है, तो ये कैसा है, सैचुरेटेड। अब हमारा दिमाग जो है वो ऐसा है, हम चाहते हैं कि 200 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर डाल दें। मैंने 205 ग्राम शुगर डाल दी, ठीक है, वाटर के अंदर, तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे आ जाती है, वो नीचे आ गई। अब मैं चाहती हूँ ये नीचे वाली शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, अब ये डिज़ोल्व होता कैसे है आप ये बताओ। आपको पता है वाटर के इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेसिस होता है। तो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, जो वाटर के बीच में स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा, शुगर के पार्टिकल्स उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। इस तरीके से डिज़ोल्व होती है शुगर। लेकिन जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि शुगर के अब पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे, एट दैट पॉइंट इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, हमने इनको हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। जैसे ही मैंने हीट प्रोवाइड करी तो पहले जो दो एटम्स यहाँ पर थे पानी के, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और वो मूव करते 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 एक दूसरे से दूर चले गए। तो क्या होगा, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो आपस में दूर दूर हो गए, जैसे ही दूर हुए तो स्पेस क्रिएट हो गया और हमारी चीनी उसमें डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। तो इससे ही हमारी जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर थी वो उन स्पेसेस में चली जाएगी और शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी।
ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सैचुरेशन से भी ज़्यादा, सैचुरेशन पॉइंट से भी ज़्यादा हम शुगर डिज़ोल्व करवा दें, सैचुरेशन पॉइंट से भी ज़्यादा सॉल्यूट हम डिज़ोल्व करवा दें, दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।